प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है कसौटी। आज शाम के 4 बजे थे। श्रद्धा बॉम्बे से पटना जाने वाली फ्लाइट के लिए आगे बढ़ रही थी। वह रनवे पर खड़े जहाज में तेजी से प्रवेश करती है और दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस के बोलने पर, नमस्कार मैम, विमान संख्या 2034 में आपका स्वागत है। श्रद्धा के चेहरे पर बनावटी सी मुस्कान 2 सेकंड तक आती है। वह गर्दन झुकाकर अभिनंदन स्वीकार करती है और अपनी सीट नंबर 24 पर जाकर बैठ जाती है। श्रद्धा को विंडो सीट मिली थी, इसलिए वह बाहर की ओर अश्रुओं से भीगी हुई आंखों से देखने लगती है। 10 मिनट बाद, जब तक लगभग सारे यात्री अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, तभी दरवाजे पर भागता हुआ एक व्यक्ति, दुबला पतला सा, खुली हुई सी शर्ट पहने, सर पर काले रंग की कैप लगी थी, अपनी जैकेट को हाथ में लिए तेजी से जहाज में प्रवेश करता है। एयर होस्टेस, सर आपने बहुत देर कर दी। माई सेल्फ अनिकेत, मेरी चेन्नई से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट लेट थी, इसलिए मैं देर से आया हूँ। कोई बात नहीं सर, प्लीज हैव अ सीट। बस सीट नंबर 24 के बगल की ओर इशारा करती है। अनिकेत जाकर अपनी सीट पर बैठकर आराम करने की मुद्रा में अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करता है और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बगल में बैठी श्रद्धा उसी मुद्रा में बाहर की ओर देखती रहती है। उसे कुछ भी एहसास नहीं था कि उसकी बगल की सीट पर कौन है। तभी एयर होस्टेस सीट बेल्ट बांधने का सभी यात्रियों को आग्रह करती है। अनिकेत उसी मुद्रा में बैठे बैठे ही अपने हाथों से सीट बेल्ट को पकड़ता है। श्रद्धा भी अपने बाईं ओर के उसी बेल्ट को अपनी ओर खींचती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि कोई और भी उसी बेल्ट को पकड़े हुए है, वह मुड़कर देखती है। दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे तुम। अनिकेत बेल्ट को छोड़कर अपनी बेल्ट लगाता हुआ, श्रद्धा तुम? हाँ अनिकेत। अनिकेत के अंदर एक सिहरन सी पूरे शरीर में दौड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह श्रद्धा से कैसे बातों का सिलसिला शुरू करे। उसकी आंखों के सामने 17 साल पहले की श्रद्धा का चेहरा घूम रहा था, जब श्रद्धा मेडिकल कॉलेज जयपुर के गेट नंबर 2 से अपने 2 बैग दोनों हाथों में और एक बैकपैक अपनी पीठ पर लादे हुए, छोटे छोटे गर्दन तक कटे सीधे बाल, आंखों पर गोल लेंस का चश्मा, शरीर इतना पतला था कि इतने बैगेज के साथ लग रहा था कि किसी भी पल वह गिर सकती थी। तभी उसके पिता पीछे से आवाज देते हैं, श्रद्धा रुको। वह टैक्सी को पैसा देकर वापस आते हुए, एक बैग मुझे दे दो। श्रद्धा, नहीं पापा, मैं अपना बोझ उठा सकती हूँ। कार्यालय के सामने खड़ा अनिकेत ये सब देख रहा था। जैसे ही श्रद्धा कार्यालय के पास पहुंचती है, वहां पड़ी लगभग सारी बेंच भरी होती हैं। तभी अनिकेत एक बेंच पर पड़े अपने बैग को उठाकर, बैठ जाओ, बहुत तेज धूप से आ रही हो। श्रद्धा, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ, और बेंच पर नहीं बैठती। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे लगा कि बेंच पर बैठना ही उचित है। सारा दिन श्रद्धा को मेडिकल कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया में लग गया था। शाम होते होते उसे हॉस्टल आवंटित हो गया था। वह बहुत खुश थी। सारा कागजी कार्य निपटाने के बाद वह मेस पहुंचती है रात के भोजन के लिए। वहां दोबारा से उसके सामने की टेबल पर अनिकेत बैठा होता है। अनिकेत, अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम भी फर्स्ट ईयर MBBS के छात्र हो ना? अनिकेत, हाँ अंकल, मुझे भी हॉस्टल आवंटित हो गया है। अरे बेटा, तुम्हारे माता पिता नहीं दिख रहे। अनिकेत, अंकल मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मुझे मेरे मामा ने पाला है। उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, सो वह मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। श्रद्धा, ओह सॉरी अनिकेत। कोई बात नहीं। अनिकेत, मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव माड़ा से हूँ। मेरा गांव भारत चीन सीमा पर बसा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और आप लोग कहाँ से हैं? श्रद्धा के पिता, हम पुणे से हैं। उस दिन से श्रद्धा और अनिकेत की दिन में 2-4 मुलाकातें हो ही जाती थी। अनिकेत खुश मिजाज अपनी पढ़ाई के साथ साथ सभी से अच्छे से बात करना, सभी के छोटे बड़े कामों को करने में भी खुशी महसूस करता था। लेकिन श्रद्धा का उसके लिए अलग ही स्थान था। इसके विपरीत श्रद्धा जिद्दी, किसी के सामने न झुकने वाली, अपना काम स्वयं करने वाली, किसी की मदद लेना उसे मंजूर ना था। श्रद्धा का यही अक्कड़पन अनिकेत को आकर्षित करता था। अनिकेत दिन में जब तक श्रद्धा को नहीं देखता उसका मन खाली खाली रहता था। श्रद्धा भी अनिकेत को अच्छे दोस्त के रूप में देखती थी। तभी श्रद्धा अनिकेत के कंधे को हिलाते हुए, कहाँ खो गए अनिकेत? अनिकेत होश में आता है, कहीं नहीं, तुम कैसी हो? श्रद्धा, मैं ठीक हूँ।
तुम तो अंकल जैसे हो गए हो। अनिकेत, लेकिन तुम वैसी ही हो, कोई परिवर्तन नहीं है तुम्हारे में। अनिकेत को उसकी भीगी भीगी आंखों के पीछे छुपा दर्द दिखाई दे रहा था। बस इतनी औपचारिक बातें हो रही थी कि वह श्रद्धा से व्यक्तिगत प्रश्न करने में झिझक रहा था। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। हवाई जहाज बादलों के बीच उड़े जा रहा था। अनिकेत का दिल कह रहा था कि ये सफर कभी न खत्म हो और वह श्रद्धा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। श्रद्धा उस पल को याद करती है जब उसके जीवन में प्यार ने पहली दस्तक दी थी। उसके एमबीबीएस कॉलेज से उत्तराखंड भ्रमण पर कॉलेज टूर जा रहा था। अनिकेत ने ही उससे जिद करके तैयार किया था। उसी भ्रमण के दौरान उसकी मुलाकात 6 फुट लंबे, बहुत खूबसूरत, शांत स्वभाव के शशांक से होती है, जो श्रद्धा से 1 वर्ष सीनियर था। पहली ही मुलाकात में श्रद्धा के दिल की धड़कनों ने अपनी गति बढ़ाकर उसे एहसास दिला दिया था कि आज उसके जीवन में प्रेम का आगमन हो गया है। भ्रमण के दौरान श्रद्धा शशांक के करीब और करीब आ रही थी। भ्रमण समाप्ति की तारीख के 2 दिन पहले श्रद्धा शशांक को अकेले में मिलने के लिए गेस्ट हाउस से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी पर बुलाती है। सभी बच्चे गेस्ट हाउस में बैठकर बाहर हो रहे हल्की हल्की बर्फबारी का आनंद ले रहे थे। तभी श्रद्धा बाहर अकेले चल देती है। उसके जाने के कुछ समय बाद ही तेज बर्फबारी होने लगती है। सभी का ध्यान श्रद्धा पर जाता है। अनिकेत उसी बर्फीले तूफान में सबके रोकने पर भी तेजी से भागा था। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने श्रद्धा को शशांक अपनी बाहों में लिए एक वृक्ष से टिका बैठा था। श्रद्धा को सुरक्षित देखकर अनिकेत की आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। वह तेजी से उसके करीब जाता है और उसके माथे पर हाथ रखकर श्रद्धा को आवाज देता है, श्रद्धा, श्रद्धा, तुम ठीक हो ना? और दूसरे ही पल शशांक को धन्यवाद देता है। श्रद्धा जैसे ही होश में आती है, अनिकेत और शशांक को अपने करीब पाती है। लेकिन आज श्रद्धा को अनिकेत की आंखों में दोस्ती से भी ज्यादा कुछ नजर आया था। तूफान शांत हो जाता है। तीनों गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं। इस भ्रमण से वापस लौटते ही श्रद्धा ने अपने आप को बहुत व्यस्त कर लिया था। उसे लगा कि यदि वह अनिकेत को कम समय देगी तो अनिकेत का उसके प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण थोड़ा कम होगा। उनका एमबीबीएस का आखिरी साल चल रहा था। सभी पीजी की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन अनिकेत श्रद्धा से मिलने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेता था। आज कॉलेज की वार्षिक फेस्ट सेलिब्रेशन था। सभी छात्र बहुत उत्सुक थे। श्रद्धा ने नीले रंग का गाउन पहना था। वह किसी बर्फीले देश की राजकुमारी लग रही थी। अनिकेत भी कोट पहनकर आता है। जैसे ही उसकी नजर श्रद्धा पर पड़ती है, वह अपने आप को नहीं रोक पाता और दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे गले से लगा लेता है। श्रद्धा को इस घटना का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। वह तेजी से अनिकेत को पीछे धकेलती है। तभी पास ही खड़ा शशांक वहां पहुंचता है और अनिकेत के चेहरे पर तेजी से मुक्का मारता है। अनिकेत पीछे लुढ़कता है। अनिकेत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शशांक, अनिकेत, तुम श्रद्धा से दूर ही रहना। तभी श्रद्धा कहती है, अनिकेत, तुम यहाँ से जाओ। आज अनिकेत को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने जो 5 साल अंधेरे में बिताए थे, आज सूरज की किरणों ने आकर एक एक परत को उसके सामने खोल दिया हो। वह शांति से वहां से चला जाता है और फिर श्रद्धा के सामने आने की कोशिश नहीं करता। तभी एयर होस्टेस, अपनी अपनी कमर की पेटी बांध लें, हम पटना एयरपोर्ट पर कुछ ही समय में उतरने वाले हैं। श्रद्धा भी अपने पुराने दिनों से वापस आती है। विमान रनवे पर दौड़ रहा था। आज एक बार फिर अनिकेत को लग रहा था कि श्रद्धा किसी भी क्षण उससे दूर चली जाएगी। वह श्रद्धा से पूछता है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है ना? श्रद्धा, हाँ। और तुम्हारे? अनिकेत, मैं तो स्वतंत्र पक्षी हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। ये मेरा फोन नंबर है। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में डीन के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अभी 3 महीने ही हुए हैं यहाँ पर। जब तुम्हारा मन करे मुझे याद करना, मैं इंतजार करूंगा। श्रद्धा अपनी अश्रुओं से भीगी हुई आंखों के साथ अनिकेत से दूर हो रही थी। अनिकेत बार बार श्रद्धा की ओर देखे जा रहा था, लेकिन एक भी बार श्रद्धा ने पलट कर नहीं देखा था। श्रद्धा एयरपोर्ट से सीधा अपने नर्सिंग होम जाती है। वह जाकर अपने केबिन में जाती है। तभी वहां उपस्थित कर्मचारी उसे बताता है, श्रद्धा मैम, आज शशांक सर यहाँ नहीं आए। श्रद्धा, अच्छा, मैं घर जाकर ही उनसे मिलती हूँ। श्रद्धा तुरंत ही अपने कुछ मरीजों की खबर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज शशांक का व्यवहार अलग सा क्यों है।
उसने जब से अपनी चिकित्सीय जांचें भेजी हैं तभी से वह अजीब सी हरकतें कर रहा है। पहले तो परेशान था कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, क्या कमी है। अब जब मेरी सारी जांचें सही हैं तो कहता है मुझे बच्चा नहीं चाहिए। श्रद्धा घर पहुंचती है। शशांक अपने स्टडी कक्ष में बैठा था। श्रद्धा जाकर शशांक के गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है, मेरी सारी जांचें सही आई हैं, मैं मां बन सकती हूँ और तुम पिता। शशांक कहता है, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। श्रद्धा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे पीछे एक ही प्रश्न लेकर मत पड़ो श्रद्धा। हमारी शादी को 8 वर्ष हो गए हैं शशांक, क्यों नहीं चाहिए बच्चा? शशांक कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ का क्या मतलब? अरे मेरी बच्चे की माँ तुम नहीं, कोई और होगा। श्रद्धा कहती है, कोई और मतलब? मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतना सुनते ही श्रद्धा को लगा कि वह धूल के तूफान के बवंडर में फंसी हुई है, जिसमें से उसे एक भी रोशनी नजर नहीं आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 16 साल के पुराने रिश्ते को कोई ऐसे एक पल में खत्म कर सकता है। वह बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो वह बहुत जोर से चीखती है, शशांक तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो तुम्हें असीमित प्रेम किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। शशांक, मैं तो काफी दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। मैं भी इस दोहरी जिंदगी से थक गया हूँ। वह लगातार बोले जा रहा था। इसी शहर में एक लड़की है जिसका नाम मंजरी है। मैं उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और 17 साल से जो भी वक्त तुमने मेरे साथ बिताया और 8 साल से तो मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ, उसका क्या? शशांक, श्रद्धा तुम मेरा घर छोड़ दो। मैं तुमसे, तुम्हारी आदतों से थक गया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे अनचाहे रिश्ते में बंधे रहने से क्या फायदा? श्रद्धा की गुस्से से लाल आंखें हो रही थी। वह तेजी से शशांक की शर्ट की कॉलर पकड़ती है और उसे हिलाकर अपनी कोमल सी हथेली से उसके बाजू पर 3-4 प्रहार करती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शशांक? बाहर की ओर जाते हुए शशांक कहता है, अब जब तुम मेरे घर से निकल जाओगी तभी मैं घर में प्रवेश करूंगा। श्रद्धा रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है। शशांक के माता पिता उसे उठाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं। अरे बेटा, तुमने हमारा बहुत ध्यान रखा, लेकिन आज हम असहाय हैं। तुम्हारे साथ हो रहे इस अन्याय को देख रहे हैं। हमसे ज्यादा स्वार्थी खुदगर्ज कोई ना होगा। और दोनों एक एक गिलास पानी पीते हैं और पानी पीने के कुछ सेकंड बाद ही दोनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके मुंह से झाग आ रहा था, शरीर में कंपन होने लगा था। यह देखकर श्रद्धा घबरा जाती है। उसने तुरंत बाहर से कुछ आदमियों को बुलाया और अपने नर्सिंग होम में अपने सास ससुर को भर्ती किया और उनकी देखभाल करने लगी, लेकिन उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था। तभी श्रद्धा को अनिकेत का ध्यान आता है। वह तुरंत उसके दिए हुए नंबर पर फोन लगाती है। अनिकेत फोन उठाता है और श्रद्धा की हेलो के साथ ही अनिकेत की आंखों में चमक आ गई थी। हेलो श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा, अनिकेत तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ का पता भेज रही हूँ। अनिकेत तुरंत ही उस पते पर पहुंचना चाह रहा था क्योंकि उसे श्रद्धा की बहुत फिक्र हो रही थी। जैसे ही अनिकेत श्रद्धा के नर्सिंग होम पहुंचता है, श्रद्धा उसे देखकर तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। अनिकेत, क्या हुआ श्रद्धा? घबराओ मत, मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या हुआ? तभी शशांक को उसके माता पिता की हालत के बारे में जानकारी मिलती है। वह नर्सिंग होम पहुंचता है और श्रद्धा को अनिकेत के इतने करीब देखकर तालियां बजाता हुआ अंदर आता है। श्रद्धा, तुमने अपने रंग ढंग दिखा ही दिए ना, अच्छा किया, मैं तुमसे अलग हो गया हूँ। और अनिकेत, तुम तो बहुत खुश होगे। अभी तुम दोनों को छिप छिप के मिलना पड़ रहा था, अब तो तुम खुले आम श्रद्धा के साथ गुलछर्रे उड़ा सकते हो। श्रद्धा, अरे तुम गंदे हो, ये तो मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी निकृष्ट है, ये आज ज्ञात हो गया। अनिकेत और श्रद्धा शशांक के माता पिता की देखभाल में लग जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। शशांक के पिता थोड़ा आराम मिलने के साथ कहते हैं, मैं तो श्रद्धा के साथ ही रहूंगा और समझ लेंगे हमारी सिर्फ एक बेटी है। बेटा तो पैदा होते ही मर गया। शशांक को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ता है। श्रद्धा अनिकेत की मदद से शशांक के ऊपर FIR करती है। शशांक के माता पिता एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। वह अनिकेत का श्रद्धा के प्रति समर्पण देखकर कहते हैं, अनिकेत तुम श्रद्धा के जीवन में आ जाओ।
अनिकेत श्रद्धा से कहता, मैंने इतना समय तुम्हारी यादों के सहारे गुजारा, मैंने आज भी शादी नहीं की है, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में स्थान दोगी? अनिकेत, तुम तो हमेशा से मेरे जीवन का हिस्सा हो। श्रद्धा के ये शब्द सुनकर अनिकेत के दिल की धड़कनों ने तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण श्रद्धा कहती है, अनिकेत, तुम कल भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। श्रद्धा का ऐसा निर्णय सुनकर अनिकेत बहुत जोर जोर से हंसता है और श्रद्धा की ओर देखकर, तुम जैसी अक्खर लड़की से मैंने पता नहीं क्यों दिल लगाया। श्रद्धा के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर, श्रद्धा, तुम आज भी नहीं बदली, आज भी तुमने मुझे मित्र बनाकर फिर छोड़ दिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।